नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन फिनाइट वर्ब, और नॉन फिनाइट वर्ब के हमने दो रूप कर लिए हैं। एक कर लिया है इन्फिनेटिव और दूसरा कर लिया है जिरंड। दोनों रूप हम कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब का जो तीसरा रूप है पार्टिसिपल्स। हम नॉन फिनाइट वर्ब का तीसरा रूप करने जा रहे हैं पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स होते क्या है? पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जब कोई वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए, जब कोई वर्ब एक नाउन का काम कर रही थी, जब कोई वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही थी, हम उसको जिरंड या इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन जब कोई वर्ब किसी एडजेक्टिव का काम कर रही है तो हम उसको पार्टिसिपल कहते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरंड भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पार्टिसिपल भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। फर्क कैसे पता चलेगा हमें कि ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? फर्क इसी से पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में या एज अ नाउन यूज हो रही है तब तो वो है जिरंड, और अगर वो एक एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तब वो है पार्टिसिपल। ओके, तो आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि जब कोई वर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई करती है, वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करती है, वर्बल एडजेक्टिव यही है। जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले तो आपको इंग्लिश में बता दूं कि इसका रूप कैसा होता है, देखने में कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद आपको हिंदी में समझा दूंगा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे बर्निंग। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करेगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे जिनके लास्ट में क्या होता है एडी, टी, ईएन और एनए। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लास्ट में मोस्टली यही होते हैं। ओके, तो जैसे कि ट्राइड, बर्न्ड, इटन, डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन जब किसी काम को करके यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। तीनों पार्टिसिपल का रूप आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं बताता हूं आपको हिंदी में। सीधी सी बात ये है कि अगर आपको पहचान करनी है कि कौन सा पार्टिसिपल है, देखिए कि अगर तो काम आपने चलता हुआ काम सेंस हो रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे उड़ता हुआ, जलता हुआ, दौड़ता हुआ, ठीक है, खोता हुआ। जहां पर आपको होता हुआ सेंस आ रहा है ना तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, मैंने एक दौड़ती हुई गाय देखी, मैंने एक जलता हुआ कागज देखा। ओके, मैंने जलती हुई ट्रेन देखी। इस तरीके से क्या है, मैंने उड़ते हुए पक्षी देखे, मतलब होते हुए, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जब काम कंप्लीटेड देखा है आपने, पहले से हुआ पड़ा था, जब आप पहुंचे आपने देखा वो पहले से हुआ पड़ा है, ठीक है, तो कंप्लीटेड वर्ब का सेंस होता है। जैसे कि मरा हुआ, सड़ा हुआ, गिरा हुआ, टूटा हुआ, ठीक है, फटा हुआ, मतलब काम कंप्लीट का सेंस आ रहा है। ठीक है, फटा हुआ कागज देखा, मरी हुई गाय देखी, ठीक है, सड़ा हुआ आम देखा। इस तरीके से क्या है, जो काम ऑलरेडी हुआ पड़ा था ना वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है कंसेप्ट? चलता हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंप्लीटेड है तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब क्या है, एक काम को करके दूसरा काम कर रहे हैं, एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करने के लिए धोकर, ठीक है, मैंने धोकर फल खाया, ठीक है, खाना खाकर मैं बाजार गया, करके दूसरा काम किया। ठीक है, काम को करके दूसरा काम किया है।
जहाँ पर ऐसा सेंस आ रहा है करके फिर दूसरा काम किया है, वहाँ पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके 3 एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। देखो बर्निंग कैंडल, कैंडल एक मोमबत्ती, एक नाउन, और बर्निंग ने उसको क्वालिफाई कर दिया। बर्न क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर अपने को पता चल गया कि मोमबत्ती कैसी थी, जलती हुई थी। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये क्या है? पार्टिसिपल है, और आईएनजी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सिंपल सी बात है कि बर्निंग शब्द जो है मोमबत्ती को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। ओके, और पार्टिसिपल में आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बर्न पेपर वॉज डिस्कवर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं पेपर कैसा था, आप क्या कहोगे? सर जला हुआ। पेपर कैसा था? जला हुआ। ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काम हुआ पड़ा है पहले ही। तो पेपर कैसा था? जला हुआ था। तो पेपर को क्वालिफाई कर दिया या नहीं कर दिया इसने? पेपर एक नाउन है और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? बर्न कर रहा है कि वो पेपर जला हुआ है। एडजेक्टिव वही होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो बर्न शब्द पेपर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है ये पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब जो है नाउन को क्वालिफाई कर रही है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये टी से खत्म हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काम हुआ पड़ा है, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। इसके बाद क्या है? हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू ऑफिस। देखिए हैविंग टेकन, खाना खाकर, मैंने बताया था खाना खाकर, धोकर, उठकर, सोकर, ठीक है, काम करके दूसरा काम किया है, तो वो क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आपको ये पार्टिसिपल का खेल समझ आ गया होगा कि किसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, किसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और किसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। देखो बड़ी इजीली आपको हिंदी में एक एक चीज बता दी गई है। ओके, इंग्लिश में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है आपको देखने में, लेकिन आप ध्यान रखना कि काम होते हुए देखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हुआ पड़ा था तो पास्ट पार्टिसिपल, और काम को करके दूसरा काम किया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पार्टिसिपल क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होती है। फिर इसके रूल्स करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम देखते हैं इसके रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, जब दो घटनाएं साथ साथ हों या एक के तुरंत बाद दूसरी घटना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि दो घटनाएं परफेक्ट पार्टिसिपल में भी होती हैं, दो घटनाएं परफेक्ट पार्टिसिपल में भी होती हैं, और ऐसा ही है, एक के बाद दूसरी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जब दो घटनाएं साथ साथ हों, मतलब एक साथ दो घटनाएं चल रही हैं कि मैं जा रहा था, किसी ने मुझे पत्थर मारा, मैं जा रहा था, किसी ने मुझे, दो घटनाएं एक साथ साथ हो रही हैं, या फिर एक घटना के तुरंत बाद दूसरी, ठीक है, जैसे मैं जा रहा था और शेर को देखकर मैं दौड़ गया। इस तरीके से क्या है, जो क्विकली होती है, बिल्कुल समय का अंतराल नहीं होता, एक घटना को होते ही साथ के साथ दूसरी हो जाती है, वहां तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन जब एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है और दोनों के बीच समय का अंतराल आ जाता है, मैंने कहा कि खाना खाकर मैं बाजार गया, ऐसा तो नहीं है कि खाना खाया, हाथ धोए और चल पड़ा। खाना खाया होगा, कोई 5-7 मिनट इधर उधर लगाए होंगे, कोई और काम, बीच में समय का अंतराल आया होगा। ऐसा नहीं कि खाना खाया और चुटकी बजाई बाजार पहुंच गया, तो क्विकली काम नहीं हुआ है, समय का थोड़ा सा अंतराल आ गया, चाहे 5 मिनट का ही अंतराल आ गया है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन तत्काल हो गया है, क्विकली हो गया है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ आ गया? दो घटनाएं साथ साथ या एक घटना के तुरंत बाद दूसरी। देखो कैसे, रीडिंग अ बुक आई सॉ माय नेम इन इट। मैं किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते मैंने अपना नाम देखा वहां, ठीक है, तो दो काम साथ साथ हुए, किताब को पढ़ते हुए मैंने नाम देखा है,
ठीक है। रीडिंग अ बुक आई सा माई नेम इन इट, किताब को पढ़ते हुए मैंने नाम लिखा। मतलब दो घटनाएं साथ साथ हुई हैं, मतलब मैं किताब पढ़ रहा था और उस किताब पढ़ने के दौरान मैंने ना अपना नाम वहाँ देखा। तो ये ड्यूरिंग हो सकता है, दौरान हो सकता है, एक घटना के दौरान दूसरी। ओके, एक चीज़ तो ये, या एक घटना के तुरंत बाद, जैसे कि सीइंग ए लायन द गर्ल क्राइड फॉर हेल्प, मतलब शेर को देखते ही लड़की सहायता के लिए चिल्लाई। मतलब एक घटना के तत्काल तुरंत बाद दूसरी घटना हुई है, तो यहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग ए लायन द गर्ल क्राइड फॉर हेल्प। रूल नंबर 1 समझ आया। ये आपको डिफरेंस बता देगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो घटनाएं एक के बाद तुरंत होती है, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हो उसमें भी एक रूल लिखा होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हो उसमें भी लिखा होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है। माइंड में कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक घटना के बाद दूसरी घटना तो हुई है, लेकिन बीच में समय का अंतराल नहीं है, बिल्कुल भी तत्काल हो गई है, तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर बीच में थोड़ा सा भी समय का अंतराल आ रहा है तो वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस के दोनों पार्ट्स के लिए प्रयुक्त हुआ है तो इसे एक बार ही प्रयोग करते हैं। मतलब कई बार एक ही सब्जेक्ट की बात दो बार होती है एक सेंटेंस में, तो दूसरी बार उस सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती, एक बार ही लगाते हैं, एक बार हटा देते हैं। ठीक है, दोनों बार लगा हुआ है तो गलत है। एक ही सब्जेक्ट, जैसे कि ही वॉज टायर्ड, ठीक है, ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, ये एक सेंटेंस है, इसको मैंने कंबाइन किया। बीइंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा, पार्टिसिपल का यूज करके ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ही वॉज बीइंग टायर्ड या ही वॉज टायर्ड, तो ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, इस तरीके से अलग अलग नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ही की बात यहां भी हो रही है, यहां भी उसी ही की बात हो रही है। तो अगर इसको मैं पार्टिसिपल का यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस बना रहा हूं, इसको मत देखो, ये दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने सही सेंटेंस नीचे बनाया है, सेंटेंस वो भी सही है, लेकिन मैंने कंबाइन किया है सेंटेंस को। ओके, ये दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया है, कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया है। बीइंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। ओके, तो ही बीइंग टायर्ड नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है कि अगर यहां पर दिया हुआ है ही बीइंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, तो ही दो बार नहीं आएगा, सिर्फ एक बार ही आएगा। ओके, कई बार दो बार लगा होता है तो वो गलत है। तो यही मैंने यहां बताने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के दोनों पार्ट्स के लिए सेम हो तो एक बार ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। इस सेंटेंस में क्या है कि while he was walking along the road a stone hit him, इसमें सब्जेक्ट सेम नहीं है, इसका सब्जेक्ट है he was और इसका सब्जेक्ट है stone, तो दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों का यूज किया है। ओके, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ये नहीं आएगा, वॉकिंग अलोंग द रोड ए स्टोन हिट हिम, इतना आएगा। एरर के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये चीज नहीं दी होगी, वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्टोन हिट हिम। हिंदी में बोलने के लिए यूज करते हैं कि सड़क पर जाते हो उसको एक पत्थर पड़ा, उसके एक पत्थर लगा, तो हिंदी में ये सही है, बोला जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्टोन हिट हिम, तो अगर इतना सेंटेंस दिया हुआ है, इतना सेंटेंस दिया हुआ है तो अपने ये भी तो कह सकते हैं कि स्टोन ही दौड़ रहा था, स्टोन ही लुढ़क रहा था। क्लियर नहीं हो पा रहा है कंसेप्ट। तो अगर दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो दोनों को यूज करना है आपने, यहाँ ही वॉज है, यहाँ स्टोन है, तो दोनों यूज हुए। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है तो एक बार ही यूज होगा, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो दोनों की बात होगी। While he was walking along the road, जब वो सड़क पर जा रहा था, a stone hit him, एक
पत्थर उसको लगा। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों की बात की है। ऐसा नहीं कि वॉकिंग अलोंग द रोड स्टोन हिट हिम, ऐसा सेंटेंस दिया होता है एग्जाम में, कितना सेंटेंस दिया होता है और अपने को पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है कि सड़क पर जाते हुए उसको एक पत्थर लगा, क्योंकि हमने ये हिम पढ़ लिया है ना, तो अपने माइंड में ही अपने आप चलने लग जाएगा कि हाँ उसके ही पढ़ा होगा। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर व्हाइल ही वॉज ऐसे आएगा। ओके, क्लियर है? लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट रूल करते हैं। देखिए इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि बीइंग इज अनरिलेटेड पार्टिसिपल। बीइंग इज एन अनरिलेटेड पार्टिसिपल। बीइंग जो है वो अनरिलेटेड पार्टिसिपल है। अनरिलेटेड पार्टिसिपल का मतलब इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, ओके, किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ना तो वी के लिए ना आई के लिए हम इसको यूज करते हैं, हमसे रिलेटेड नहीं है। ओके, जब बीइंग एज अ सब्जेक्ट इज यूज किया जाता है, बीइंग यूज किया जाता है तो वो नॉन लिविंग थिंग, किसी दृश्य के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, हमसे रिलेटेड नहीं है, किसी सजीव से रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्या है कि इसको अनरिलेटेड पार्टिसिपल माना जाता है। देखो जब बंदे का रेफरेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है कि वो बंदा मतलब थका हुआ था, तो अपने कहते हैं ही वॉज टायर्ड, ठीक है, बीइंग टायर्ड। ओके, बीइंग टायर्ड, तब उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है। ओके, तब उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, उसी पर्सन की बात हो रही है। जहां पर हमें पता नहीं है, ठीक है, कि इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, वहां बीइंग से पहले इट लगा देते हैं। सेंटेंस से आपको समझ आ जाएगा। बीइंग अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। ये तो पता है इसका सब्जेक्ट ये है, इस वाक्य का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये है। इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है, दिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अकेला वाक्य ऐसे लिखा होता है, बीइंग अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है, ठीक है, और एरर ढूंढनी है, तो क्या आएगा कि बीइंग से स्टार्ट नहीं होता ऐसा वाक्य, इट से स्टार्ट होगा। इट बीइंग अ फाइन डे। अब ये वाक्य सही है, ये वाला पार्ट सही था, ये वाला पार्ट पहले गलत था, ठीक है। जब इस रूप में कोई वाक्य दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, इन चीजों को ध्यान ना रखते हुए आप ये देखना है कि इस फॉर्मेट में कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि इधर तो सब्जेक्ट दिया है, उधर हमें पता नहीं चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, तो वहां पर किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि हमसे रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड पार्टिसिपल है, तो हम यहाँ पर इट लगा देंगे। इट लगाने से ये वाक्य सही हो जाएगा। इट बीइंग अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। ओके, ये सेंटेंस समझ आ गया कि ऐसे वाक्य में हम इट लगाते हैं, बीइंग से स्टार्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। यदि किसी वाक्य की शुरुआत कंसीडरिंग, जजिंग, व्यूइंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू, टेकिंग इनटू अकाउंट से हो तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट है, यहां पर अपने सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाते हैं। While he was going to market, हमने लगाया था ना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। A stone hit him, 2 सब्जेक्ट यूज किए थे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई वाक्य इनसे शुरू हो रहा है तो यहाँ पर इट, ही, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इसी से स्टार्ट हो जाता है। बीइंग वाला वाक्य नहीं स्टार्ट होता है, बीइंग में अपने को बताना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन है, इट आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं पता है तो इट लगा देते हैं, अदरवाइज क्या है, जिससे वो रिलेटेड है हम लगाते हैं, ठीक है। और इस वाक्य में अगर कोई वाक्य कंसीडरिंग, रिगार्डिंग इनसे शुरू हो रहा है तो वहां सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट ही टोल्ड नथिंग, इस घटना को लेकर उसने कुछ नहीं बताया, तो ये वाक्य सही है और ये वाक्य भी सही है। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आएगा, कंसीडरिंग से शुरू हो रहा है तो भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा। ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने इसके यूज देखे हैं और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देखा है। किस तरह की एरर आ सकती हैं वो मैंने आपको बता दी कि वाक्य में जो एरर होती है किस तरह की एग्जाम में पूछी जाती है और कैसे आपने इस एरर को इम्प्रूव करना है, हैंडल करना है इस एरर को। अब देखिए
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।